मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के बारे में, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एनबीएफसी। हिंदी में कहते हैं गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि कुछ ऐसे संस्थान हैं, कुछ ऐसे वित्तीय संस्थान हैं जो बैंकिंग जैसी ही सेवा प्रदान करते हैं, बैंक जैसा ही काम करते हैं, वर्क लाइक बैंक, लेकिन वो बैंक नहीं होते हैं। ऐसी संस्थाओं को गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज कहा जाता है। इस टॉपिक को समझने के लिए हम पहले कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स को देखने के अलावा हम आपसे बात करेंगे कि एनबीएफसी को रजिस्टर कैसे किया जाता है, और इसके अलावा बात करेंगे कि इस टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या बिजनेस यानी किस किस तरह के काम होते हैं। यानी जब आप एनबीएफसी के बारे में पढ़ेंगे तो ये जानना चाहेंगे कि ये किस तरह का काम करती है, क्योंकि ये बैंक तो है नहीं। तो जब बैंक है नहीं तो काम क्या करते हैं, ये जानने का प्रयास करेंगे। कौन कौन से ऐसे काम हैं जो इस बिजनेस के अंतर्गत नहीं आते हैं, यानी एनबीएफसी के अंतर्गत नहीं आते हैं। इस टॉपिक में एक रिजर्व बैंक की एक रिक्वायरमेंट होती है जिसको कहते हैं 50-50 टेस्ट, यानी कोई भी कंपनी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान कहलाने के लिए उसे 50-50 टेस्ट पर खड़ा उतरना होता है। इसके बारे में भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बैंकों से ये किस प्रकार भिन्न है इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अगले वीडियो में, इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन किस तरह से होता है, पंजीकरण किस तरह से किया जाता है, उनको रेगुलेट कैसे करते हैं, और कुछ प्रावधान उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप पूरी तरह से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के बारे में समझ जाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। आइए बात करते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के कुछ एग्जाम्पल्स की, क्योंकि जब आप एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपके दिमाग में स्पष्ट हो जाएगा, अरे ये तो हमारे आसपास की कंपनी है, हम तो जानते हैं, हमने इनसे तो लोन भी लिया है, हमें इनने फाइनेंस करने में भी मदद की है, आपको पता चल जाएगा। और सबसे पहले देखिए, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये एक कंपनी है जो एनबीएफसी के एग्जाम्पल में हमने रखा है। 1986 में ये स्टैब्लिश हुआ। काम क्या करते हैं, तो फाइनेंशियल असिस्टेंट टू पावर प्रोजेक्ट्स। मान लीजिए कोई पावर प्रोजेक्ट स्टैब्लिश करना चाहते तो बहुत बड़े पैमाने पर उसमें कैपिटल लगता है। तो अब इतने बड़े पैमाने पर कैपिटल जो है अपनी तरफ से नहीं लगा सकते, बैंक भी कर्ज देने में थोड़ा प्रॉब्लम करती है। तो एक अलग से एक कंपनी बनाई जिसका नाम है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो पावर कंपनी अगर कोई बनाना है, कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कोई कंपनी बनाना है, तो आप इनसे कर्ज ले सकते हैं। ये बैंकिंग जैसी सेवा आपको नहीं प्रदान करेंगे, लेकिन कर्ज दे करके, और जब आप इनको इंटरेस्ट वापस करेंगे तो इंटरेस्ट के साथ अपने जो मूलधन वापस करेंगे, तो भाई इनका बिजनेस भी चलेगा और आपका पर्पस भी पूरा हो गया। तो इस तरह से देश के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, या पावर कॉर्पोरेशन डेवलप करने में, या इसी तरह के बड़े उद्योगों को विकसित करने में इनका योगदान होता है। तो ये तो स्पेशली भैया पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गया। अब दूसरे टॉपिक में देखिए, दूसरा एग्जांपल श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। ये भी एनबीएफसी का एग्जांपल है। श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड 1979 की कंपनी है, 1979 में स्थापित हुई। ये क्या काम करती है, फंडिंग सर्विसेज फॉर लाइट ड्यूटी ट्रक्स, हैवी ड्यूटी ट्रक्स। कोई व्हीकल खरीदना हो, कोई ट्रक खरीदना हो, कोई गाड़ी खरीदनी हो, ट्रांसपोर्ट के लिए पैसेंजर व्हीकल खरीदना हो, तो आप इनसे कर्ज ले सकते हैं। ये आपको कर्ज देंगे, आप बस खरीद लीजिए, ट्रक खरीद लीजिए, उससे अपना बिजनेस चलाइए, और इनको जो है इंटरेस्ट के साथ आप जो है पूंजी को वापस कर दीजिए। तो ये श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। तो बैंक भी तो ये काम करते हैं ना। आप बैंक के पास जाएंगे, वो भी आपको कर्ज देंगे, वो भी आपको कहेंगे कि भाई इस कर्ज से आप बिजनेस स्टार्ट कीजिए, वो भी करते हैं। लेकिन फिर इन दोनों में अंतर क्या होता है, अंतर होता है बैंक के पास भी बहुत तरह के काम होते हैं, तो वहां जाते हैं तो आपको वो उतनी तरह की सर्विसेज या उतनी जल्दी सर्विसेज हो सकता है ना मिले।
कोई बैंक जल्दी भी सर्विस दे सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो कंपनी है, ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, ये तो स्पेशली इसीलिए बनाई ना कि हम जो भी कोई ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई बस खरीदना चाहते हैं, ट्रक खरीदना चाहते हैं, तो उनको जो है हम यहाँ से लोन देंगे। एक इंटरेस्ट रेट वगैरह होता है, ब्याज दर होता है, वो आरबीआई के द्वारा गाइडेड होता है कि क्या इंटरेस्ट रहेगा। वो अगले टॉपिक में हम आपको बताएंगे, अगले वीडियो में, कि वो किस तरह से आरबीआई गाइड करती है उनको। तो लेकिन मेन बात क्या हो गई, ट्रांसपोर्ट फाइनेंस को देखिए कितनी मदद मिल गई ना, कोई बिजनेस को बढ़ावा मिलता है। इन सब से क्या होगा, जीडीपी में ग्रोथ होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है देश का बढ़ेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा। सर्विस सेक्टर में कई ऐसे सेक्टर होंगे जहां पर बसें नहीं चलती हैं, ट्रक नहीं चलते हैं, उन सेक्टर्स में लोग जो आएंगे और बस खरीदेंगे, ट्रक खरीदेंगे, गाड़ियां खरीदेंगे, चलाएंगे, तो अल्टीमेटली देश को फायदा होगा। तो इस तरह से नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो है मदद करती है। और देखते हैं बजाज फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। बजाज फाइनेंस का नाम सुना होगा, ये अपने 2007 में स्थापित हुआ। ये क्या काम करती है, देखिए ये काम करती है, अगर आपने आप कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, आप एसी खरीदना है, आपको कोई टीवी खरीदना है, आपको कोई सामान खरीदना है, कोई कंज्यूमर गुड्स खरीदना, उसकी कीमत जो है 1 लाख रुपए, और आप 1 लाख रुपए अभी नहीं देना चाहते, आप चाहते हैं कि भाई मैं अभी 10,000 रुपए दे दूं और बाकी पैसा जो है हम बाद में इंस्टॉलमेंट में देते रहेंगे। तो ये बजाज फाइनेंस कंपनी आपकी मदद करेगी, बोलेगी आप जो है आप चिंता मत करिए, ये 1 लाख रुपए हम दे देते हैं, आप सामान खरीद लीजिए और हम आपको आप जो है हमें धीरे धीरे इंटरेस्ट के साथ या जिस भी तरह से, जो भी उनकी कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिस भी तरह से जितना % भी इंटरेस्ट होगा उनका, आप मुझे वापस करते जाइए 5 महीने में, 6 महीने में, 7 महीने में, 8 महीने में, तो कर सकते हैं आप। तो बजाज फाइनेंस कंपनी लिमिटेड भी इसी तरह से कंज्यूमर गुड्स हुआ, होम लोन्स हुआ, गोल्ड लोन हुआ, गोल्ड लोन भी देती है, गोल्ड लोन हुआ, इंडिविजुअल लोन हुआ, कोई इंडिविजुअल लोन आपको लेना है ना, बिजनेस के लिए, छोटा मोटा बिजनेस करना है आपको, कोई सामान खरीदना है, बिजनेस में लगाना है, दुकान में लगाना है, फैक्ट्री में लगाना है, आपने बजाज फाइनेंस कंपनी से जो है कर्ज ले लिया और वहां पर यूज कर लिया। ये सारा काम बजाज फाइनेंस कंपनी लिमिटेड करती है और इस तरह से इकोनॉमी में अपना एक जगह बनाती है। तो ये सब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, यानी बैंक जैसा काम करती है लेकिन बैंक नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड, देखिए 1991 की कंपनी है ये भी कुछ इसी तरह से काम करती है। इसमें इंश्योरेंस सर्विसेज भी देती है, गोल्ड एडवांस भी देती है, व्हीकल एडवांस भी देती है, ये भी काम वही हुआ। इसमें भी बैंकिंग सर्विसेज नहीं दे रहे, मतलब ये किसी को चेक बुक इशू नहीं कर रहे हैं, नहीं किसी से ये कहते हैं कि भाई आप हमारे पास खाता खोलो और हम आपको सेविंग में पैसा जमा करो या आप फिक्स डिपॉजिट करो हमारे पास, ऐसा ये नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जरूरत पड़ने पर आपको कोई सामान खरीदना है, कोई व्हीकल खरीदना है, कोई गोल्ड लोन चाहिए, कोई गोल्ड ऑर्नामेंट आपको खरीदना है, तो ये सब काम जो है ये मदद करेंगे आपकी महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड। ठीक, मुथूट फाइनेंस, ये बहुत पुरानी कंपनी, ये जो है शुरू हुई थी 1888 में, 1888। मुथूट फाइनेंस काफी ऐड वगैरह आते रहता है ना। इनका तो भाई, इनका तो स्पेशली एक ही काम था। क्या काम था कि भाई आपके पास अगर कुछ सोना है, गोल्ड है, तो आप हमारे पास ले आइए और आपको पैसों की जरूरत है, कैश की जरूरत है, आप हमसे ले जाइए। तो मुथूट फाइनेंस का यही काम है, सैंक्शंस लोन्स ओनली अगेंस्ट द प्लेस ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट, या गोल्ड, सोना या सोने के जो जेवरात हैं उसके बदले में ये लोगों को कर्ज देते। तो ये भी बड़ा काम हो गया, भाई किसी के पास सोना है लेकिन पैसों की अचानक जरूरत आ गई तो कहां से पैसा लाएगा, तो मुथूट फाइनेंस जो है इस तरह का काम करते हैं वो। ये भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होगी। तो देखिए अलग अलग तरह से ये इकोनॉमी को मदद कर रहे हैं, अलग अलग तरह से इकोनॉमी को मदद कर रहे हैं। जैसे ये देखिए पावर फाइनेंस, तो पावर कंपनी को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं वहां मदद कर रहे हैं। श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, ये ट्रांसपोर्टेशन में मदद कर रहे हैं। बजाज फाइनेंस, कोई भी कंज्यूमर गुड्स लेना है या किसी को होम लोन लेना है, छोटा मोटा कोई इंडिविजुअल लोन लेना है, वहां मदद कर रहे हैं। इसी तरह महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस कर रहे हैं, मुथूट फाइनेंस भी इसी तरह से काम कर रहे हैं। एचडीबी फाइनेंस सर्विसेज, ये एक्चुअली एचडीएफसी का जो एचडीबी फाइनेंस सर्विसेज है, ऑपरेटेड प्राइवेट सेक्टर एचडीएफसी बैंक जो है उसी
उसी का एक ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और ये भी जो है हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए, घर बनाने के लिए कर्ज देते हैं। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हो गई। भाई लोन तो स्टेट बैंक भी देगी आपको घर बनाने के लिए, आपको LIC HFL भी देगी और भी कई संस्थाएं देगी। जैसे LIC HFL जो है ये भी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, क्यों? घर बनाने के लिए लोन देती है। यहां पर मैंने एग्जाम्पल में कुछ कंपनियों को रखा, लेकिन सैकड़ों नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं देश के भीतर, और उनमें से कुछ एग्जांपल के लिए मैंने बताया। तो हाउसिंग की जो कंपनी होगी, जैसे ये SDB है या LIC की HFL है, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ये सब क्या होंगे? ये सब कंपनियां घर बनाने के लिए लोन देती है। तो ये इससे क्या फायदा होगा? इससे जो है आपका जो लोग घर बनाएंगे, लोन लेंगे, कर्ज लेंगे, घर बनाएंगे तो उससे क्या होगा? सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, लोगों को रोजगार मिलेगा, रियल एस्टेट के सेक्टर में ग्रोथ होगी, तो इकोनॉमी को कुल मिला के फायदा मिलता है। तो यहां पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज बैंकिंग कंपनी न होते हुए भी इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल होते हैं। इसी तरह से आप देखिए चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड 1978 की कंपनी है। ये भी जो है व्हीकल फाइनेंस वगैरह के लिए या होम लोन वगैरह का काम ये लोग देखते हैं। टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, टाटा कैपिटल है ना, ये भी जो है कंज्यूमर लोन्स वगैरह देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है आपको, उसके लिए भी ये कर्ज देते हैं। इसके अलावा लार्सन एंड टुब्रो फाइनेंस लिमिटेड 1994 की कंपनी, ये भी इसी तरह का काम करती है। ये तो भैया इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, कॉमर्शियल व्हीकल, इन सब क्षेत्रों में कर्ज दे करके लोगों को जो है मदद करते हैं और उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है उससे अपनी कंपनी को आगे बढ़ाते हैं। इसी तरह से आदित्य बिरला फाइनेंस कंपनी लिमिटेड 1991 की ये कंपनी है। तो यहां पर इन उदाहरणों से आप समझ गए होंगे कि अल्टीमेटली नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी क्या होती हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बैंक जैसी कंपनियां होती हैं, लेकिन उनको बैंकिंग का लाइसेंस प्राप्त नहीं होता है। यही चीज हमने ऊपर लिखी है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज आर establishments that provide financial services, वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं, एंड बैंकिंग फैसिलिटीज, और कुछ बैंकिंग फैसिलिटीज भी प्रदान करते हैं। सम बैंकिंग फैसिलिटीज, सभी नहीं, लास्ट में हम डिफरेंस बता देंगे आपको। सम बैंकिंग फैसिलिटीज विदाउट मीटिंग द लीगल डेफिनेशन ऑफ द बैंक, मतलब ये बैंक के जो लीगल डेफिनेशन होते हैं ना, यानी बैंक बनने का जो आधार रहता है, उनको रजिस्टर करने का, जो उनको जो लायबिलिटी पूरी करनी होती है, वो सब पूरा जरूरी करना नहीं होता है इनके लिए, NBFC के लिए, लेकिन उसी तरह की सेवा आपको इनसे मिल सकती है। यानी पूरी सेवा नहीं, थोड़ी थोड़ी सेवा मिल सकती है। तो कैसे बनती, कैसे ये? तो देखिए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो है, दिस इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 1956 और कंपनी एक्ट 2013 में काफी संशोधन हुआ कंपनी एक्ट में, तो उसमें इसका जिक्र किया गया है। तो इसीलिए हमने दोनों एक्ट का उल्लेख किया है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी अगर बनाना है तो उनको आपको रजिस्टर करना पड़ता है कंपनी एक्ट 1956 के तहत या फिर कंपनी एक्ट 2013 के तहत। कौन कौन से बिजनेस में ये इंगेज होते हैं? तो देखिए प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस, एक तो ये बिजनेस हो गया, लोन देना, एडवांस देना, फिर उसको वसूलना इंटरेस्ट के साथ या बिना इंटरेस्ट के साथ। एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर एंड सिक्योरिटीज। ये कंपनियां क्या करती भाई, इनके पास पैसा होता है, थोड़ा बहुत इनके पास पैसा आता है, जैसे लोन दिया और फिर लोन इनके पास आया, तो भाई उनको ये खर्च कहाँ करेंगे, कहाँ? तो ये खर्च करते भाई, ये एक्विजिशन ऑफ शेयर खरीदते हैं, और क्या, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, सरकार के बॉन्ड जो जारी होते हैं उनको खरीदते हैं, डिवेंचर, सिक्योरिटीज वगैरह खरीदते हैं। कुल मिला के ये समझिए कि ये अपने पैसे का निवेश करते हैं। लोगों से पैसा लिया, पैसा लेकर के क्या किया, थोड़ा बहुत पैसा तो ये लेते भी हैं और लोगों को कर्ज भी देते हैं। तो वो जो पैसा इनके पास जमा होता है, उस पैसे को ये अगर जरूरत पड़ती है तो ये शेयर डिवेंचर में भी खर्च करते हैं, यानी कंपनी का शेयर खरीद लेंगे, डिवेंचर खरीद लेंगे, है ना, सिक्योरिटीज खरीद लेंगे, बॉन्ड्स खरीद लेंगे, और इस तरह से उस ग्रोथ का फायदा जो है कंपनी को मिलता है। हायर परचेज,
हायर परचेज कंपनियां होती बहुत सारी, जैसे बजाज फाइनेंस कंपनी है, ये हायर परचेज कंपनी है। भाई किसी के पास मान लीजिए कोई सामान खरीदना है और उसको उतना ज्यादा पैसा उसके पास नहीं है जितने का सामान है, मान लीजिए 1 लाख रुपए का सामान है लेकिन वो अभी 10,000 ही दे सकता है, तो क्या होगा, ये हायर परचेज होगा। हायर परचेज मतलब कि भाई आप सामान ले जाओ लेकिन आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि आप जो सामान ले जा रहे हो वो 1 लाख रुपए का पेमेंट जो है वो ये कंपनी जो है वो कर देगी, लेकिन आप धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में वो जो है इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट के साथ उस कंपनी को कर दीजिए, और जैसे ही आप पूरा पेमेंट कर देंगे वो सामान पूरी तरह आपका हो गया, एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। तो एक एग्रीमेंट के तहत क्या करते हैं, ये लोगों को कंज्यूमर गुड्स खरीदने में भी मदद करते हैं और भी सामान खरीदने में मदद करते हैं। तो हायर परचेज बिजनेस, शेयर स्टॉक्स, बॉन्ड्स वगैरह का बिजनेस, प्रोवाइडिंग लोन एंड एडवांस, इंश्योरेंस बिजनेस, अगर इंश्योरेंस कर रहे हैं, ये भी हो सकता है कि भाई लोगों को इंश्योरेंस का फायदा दे रहे हो इंश्योरेंस बिजनेस में। और चिट फंड बिजनेस, चिट फंड बिजनेस में क्या होता है, चिट फंड बिजनेस में ये रहता है कि भाई थोड़ा थोड़ा लोगों से 100-100, 200-200, 500-500 रुपए लिया महीने में, एक बड़ा अमाउंट डिपॉजिट कर लिया और उसको खर्च कहां पर करेंगे, उसको खर्च करेंगे ये कि भाई शेयर खरीद लिया, बॉन्ड खरीद लिया, म्यूचुअल फंड में निवेश कर दिया, और उससे जो फायदा होगा वो चिट फंड में जिन लोगों ने लगाया उनको लाभ देना है, ये सब होता है। या फिर वो जो पैसा चिट फंड का जमा हुआ उससे कुछ लोगों को लोन दे दिया, लोन के बदले में इंटरेस्ट ले लिया, यही सब इसका काम रहता है। तो ये इंगेज रहते हैं इस तरह के बिजनेस में। तो जो भी कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बनना चाहती है उनको कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर होना है और साथ ही साथ इस तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व होना है। और किसमें नहीं हो सकते, बहुत सारे काम ऐसे रहते हैं जिसमें इन्वॉल्व होना नहीं, संभव नहीं है, उसको लिए परमिशन नहीं मिलेगी आपको। Not include any institution whose principal business is agriculture activity। अगर आपको कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं, कृषि उपकरण बनाते हैं, कृषि उद्योग लगाना चाहते हैं या इस तरह की कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं तो आपको एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, है ना। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, कोई सामान बना लिया, कोई उत्पाद बना लिया, उसको बेचा, उससे कमाई, ये नहीं होना चाहिए भैया। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, फाइनेंशियल मतलब पैसे का लेन देन होना चाहिए, फाइनेंस होना चाहिए, कर्ज लेना देना, बॉन्ड खरीदना बेचना, है ना, इंश्योरेंस करना लेना, ये इस तरह का काम होना चाहिए। आप सोचोगे कोई इंडस्ट्री लगा लें, एग्रीकल्चर एक्टिविटी करें, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करें या फिर कोई सामान खरीदे बेचे, वस्तुगत कोई काम करें, ये सब नहीं होगा। हाँ, सिक्योरिटीज खरीद बेच सकते हैं, शेयर खरीद बेच सकते हैं, बॉन्ड खरीद बेच सकते हैं, लेकिन कोई गुड्स खरीदेंगे बेचेंगे तो वो आप इस काम को नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इस या फिर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी जमीन खरीदने बेचने का काम करते, आप मकान खरीदने बेचने का काम करते, तो वो भी इस एनबीएफसी के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, तो ये दोनों बात समझने की जरूरत है, कौन आ सकते हैं और कौन एनबीएफसी में नहीं आ सकते। एनबीएफसी में वो नहीं आएंगे जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का काम करते हैं या कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का काम करते हैं, परचेज या सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का, इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब मकान, घर, दुकान, इस तरह की, है ना। या फिर कोई सामान बनाने या बेचने का काम करते हैं, सामान बनाया इंडस्ट्री में और उसे बेचा, ये काम करते हैं, ये भी नहीं कर सकते आप। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करते हैं, वो भी नहीं कर सकते। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का मतलब ये है कि फाइनेंस का काम हो रहा है लेकिन बैंक से थोड़ा अलग हो रहा है, बैंक से अलग एक्टिविटी हो रही है, यही मेन बात है इसमें। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात आती है कि कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है उसके ऊपर रिजर्व बैंक का एक रूल लागू होता है। अगले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि वो आरबीआई है या सेबी है या आईआरडी है, ऐसे कई रेगुलेटर हैं। ऐसा नहीं है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को केवल आरबीआई रेगुलेट करती है, आरबीआई भी कुछ को रेगुलेट करती है, लेकिन जिस तरह की कंपनी होगी उसी तरह का उनका रेगुलेटर होता है। मान लीजिए कोई हाउसिंग कंपनी है, हाउसिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, तो उसको रेगुलेट कौन करेगा, हाउसिंग डेवलपमेंट बैंक करेगा। कोई इंश्योरेंस नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है तो कौन रेगुलेट करेगा उसको जो है आईआरडीए, इंश्योरेंस वाला काम है तो आईआरडीए रेगुलेट करेगी। तो
अगली क्लास में हम, चूंकि वो थोड़ा विस्तृत रूप से आपको समझने मौका मिलेगा, तो मैं अगली क्लास में आपसे उस पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन अगर संभव हो तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हो सके तो कमेंट, लाइक और शेयर भी करिएगा, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। तो फिलहाल हम लोग बात ये कर रहे हैं कि ये जो प्रिंसिपल बिजनेस है, यानी मेन बिजनेस है, इसको लेकर के एक आरबीआई का गाइडलाइन होता है जिसे कहते हैं 50-50 टेस्ट। क्या कहते हैं? 50-50 टेस्ट। इसमें क्या होता है कि जो भी कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, उसके लिए ये जरूरी रहता है कि फाइनेंशियल एसेट कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ द टोटल एसेट। जितना टोटल एसेट है उसका 50% फाइनेंशियल एसेट होना चाहिए। फाइनेंशियल एसेट का मतलब क्या हुआ कि उस कंपनी के पास अगर 100 रुपए हैं, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, 100 रुपए हैं, तो 50 रुपए उसके पास जो एसेट होना चाहिए वो फाइनेंशियल होना चाहिए। फाइनेंशियल मतलब पूंजी के रूप में, कैपिटल के रूप में, या कर्ज दिया हुआ हो, या एडवांसेस दिए हुए हो, या उसको वित्तीय पूंजी होनी चाहिए उसका। ये नहीं कि कई बार होता है ना भाई, कोई कंपनी है उसने बहुत सारे जो अपने ऑफिसेज खोल रखे हैं अच्छी अच्छी जगह पे, तो उसकी बिल्डिंग का कॉस्ट ज्यादा हो गया, वो भी उनका एसेट है। उनके पास मशीनरी है बहुत कीमती, तो वो भी उनका एसेट हो गया। नहीं, ये नहीं चलेगा। फाइनेंशियल एसेट होना चाहिए, मतलब आपका 50% जो कैपिटल है वो पूंजी के रूप में होना चाहिए, लिक्विड के रूप में होना चाहिए, पैसे के रूप में होना चाहिए 50%। मतलब अगर 100 रुपए का आपका टोटल कैपिटल है तो 50% यानी 50 रुपए आपका फाइनेंशियल उसमें कैपिटल होना चाहिए। ये इसका एक टेस्ट है। अगर इससे कम जाएगा आरबीआई रोक देगा आपको काम करने से। तो इसीलिए एक तो ये 50 यहां पर ये मतलब होता है कि फाइनेंशियल एसेट कंस्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ द टोटल एसेट, मतलब 50% से ज्यादा जो है आपके एसेट का फाइनेंशियल एसेट होना चाहिए। दूसरी तरफ इनकम फ्रॉम द फाइनेंशियल एसेट कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ द ग्रॉस इनकम। टोटल जितना इनकम हो रहा है उस इनकम का 50%, 50% जो है वो आपका फाइनेंशियल इनकम होना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि ये फाइनेंशियल इनकम कहां से आना चाहिए? तो ये फाइनेंशियल इनकम आना चाहिए फाइनेंशियल एसेट से। यही बात यहां बताई गई है। इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट्स कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ द ग्रॉस इनकम। क्योंकि देखिए कंपनी का इनकम कई सोर्सेज से हो सकता है। उसके पास कोई बिल्डिंग एसेट है, उससे भी इनकम हो सकती है, किराए पर दे दिया तो उससे इनकम हो सकती है। कोई मशीनरी है वो रेंट पे दे दिया, किराए पे दे दिया, उससे भी इनकम हो सकती है। लेकिन नहीं, यहां पर 50% जो टोटल इनकम है, 50% जो उसका इनकम है वो ग्रॉस इनकम, 50% ऑफ द ग्रॉस इनकम वो आपका आना चाहिए फाइनेंशियल एसेट से। फाइनेंशियल एसेट से मतलब क्या है कि आपने कर्ज दिया हुआ है, माने लोन दिया हुआ है। अब लोन दिया तो उस पे इंटरेस्ट आ रहा है। आपने जो है बॉन्ड या डिवेंचर खरीदा हुआ है, शेयर खरीदा हुआ है, स्टॉक्स खरीदे हुए हैं, तो उसका जो प्रॉफिट है वो आपको आना चाहिए। वो सब मिला करके 50 इनकम का 50% से ज्यादा होना चाहिए। तो इसी को कहते हैं 50-50 टेस्ट, यानी कि कुल एसेट का 50% फाइनेंशियल एसेट और टोटल इनकम का 50% फाइनेंशियल एसेट से आना चाहिए। अन्य एसेट से भी इनकम आएगा, लेकिन फाइनेंशियल एसेट में एसेट से आने वाला इनकम 50% से ज्यादा होना चाहिए। यहां पर ये टेस्ट भी हो गया। तो 50-50 टेस्ट जो है एनबीएफसी का, ये आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अल्टीमेटली कि भाई हमें ये समझ में आना चाहिए कि बैंक और एनबीएफसी के बीच डिफरेंस कैसे करेंगे, क्या कुछ तो बेसिक अंतर होगा। तो बहुत सरल शब्दों में बताता हूं। देखिए, पहली चीज तो ये होती है कि जो एनबीएफसी जो होती है ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती कोई भी डिमांड डिपॉजिट। जैसे आप बैंक में जाते हैं, खाता खोलते हैं, अकाउंट खोला तो क्या होता है, वहां पर आप बोलते हैं भाई मेरा सेविंग अकाउंट है। तो सेविंग अकाउंट में मान लीजिए आपकी सैलरी आती तो आपका पैसा रहेगा। फिर आपका जब मन हुआ एटीएम लेके गए और जो है एटीएम से पैसा निकाल लिया, तो वो क्या हो गया, डिमांड है। जब आपकी जरूरत होती है आप बैंक से पैसा
ले सकते हैं। मान लीजिए आपको इस तरह का डिपॉजिट नहीं है, आपने टर्म डिपॉजिट किया या फिक्स डिपॉजिट किया मान लीजिए, तो क्या होगा, फिक्स डिपॉजिट किया तो आपने कहा भैया 6 महीने बाद मैं ये पैसे ले लूंगा, इस पे एफडी पे आप इंटरेस्ट दीजिए, 1 साल बाद ले लूंगा। आप जब 1 साल बाद जाएंगे आपसे तो आप जो है पैसा ले सकते हैं। और मान लीजिए आप उस टर्म को पूरा नहीं भी करते हैं, बीच में भी जाते हैं, तो जो टर्म आप पूरा करते हैं उसके हिसाब से इंटरेस्ट लेके बैंक आपको पैसा दे देती है। ये सब डिमांड डिपॉजिट है, यानी जब आपको जरूरत होती है आप बैंक से पैसा ले लेते हैं, क्योंकि वो आपका ही पैसा किसी न किसी रूप में जमा है। एनबीएफसी जो है इस तरह की डिमांड डिपॉजिट क्रिएट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इनको इस तरह की परमिशन ही नहीं है। ये जो है ये बचत खाता नहीं खोलेंगे, ये कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं लेंगे, तो क्या हो गया, बैंक सर्विस से अलग हुआ ना, है ना। दूसरा अंतर भी देख लेते हैं, कैन नॉट इशू चेक ड्रॉन ऑन इटसेल्फ। ये जो है चेक इशू नहीं करेंगे आपको। आप बैंक में खाता खोलते तो बैंक क्या करती है, आपको एटीएम कार्ड देती है, आपको चेक बुक देती है। उस चेक बुक का इस्तेमाल करके जब आपका मन होता है पैसा निकाल भी दे सकते हैं, या फिर किसी को आप वो चेक काट के देंगे तो वो उतना पैसा आपके अकाउंट से दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में चला जाएगा, है ना। ये पावर दिया ना बैंक ने आपको। तो पावर, ये जो चेकबुक वाला जो पावर है, चेक ड्रॉन ऑन इटसेल्फ, यानी कि आप ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होती है ये चेकबुक वगैरह इशू नहीं करेगी आपके लिए। और क्या होता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये एक संस्था है। क्या संस्था है ये इसका नाम है, देखिए, डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी। पहले तो ये समझ लीजिए भाई, आपका बैंक में पैसा जमा होता है तो उसको भी कुछ इंश्योरेंस होता है उसका, कि भाई मान लीजिए बैंक घाटे में चला गया, कोई गड़बड़ी हो गई, पैसा वापस नहीं हो पा रहा, तो सरकार गारंटी देती है आपको कि भाई, आरबीआई का रूल है कि 5 लाख रुपए तक का, अभी इसी बजट में ये प्रावधान आया है कि 5 लाख रुपए तक का अगर आपके खाते में जमा है तो सरकार, ये जो आरबीआई है, आपको एश्योर करती है कि वो तो आपको वापस करेंगे ही करेंगे, उतना आपकी राशि एश्योरेंस है उसका, है ना। उस कंपनी, एक अलग से कंपनी है इसकी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये उस संस्था का नाम है जो ये इंश्योरेंस फैसिलिटी डिपॉजिट को उपलब्ध कराती है। ये फैसिलिटी आपको तभी मिलेगी जब आपका खाता बैंक में है, यानी कि जब बैंक में आप पैसा जमा करते हैं और बैंक में आपका अकाउंट है और उसमें कुछ पैसा जमा है, तो ये बेनिफिट डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन का जो इंश्योरेंस का बेनिफिट है वो तभी मिलेगा। अगर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज में आपका पैसा जमा है या आपने कुछ वहां पर डिपॉजिट की है थोड़ी बहुत, तो वहां पर आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, है ना। तो ये भी एक बड़ा अंतर है। अच्छा, एक और बड़ा अंतर देखिए, बैंकों को तो सीआरआर, एसएलआर वगैरह का रूल मानना पड़ता है ना आरबीआई के थ्रू। आरबीआई के टॉपिक में आप जाएंगे तो मैंने डिटेल में वहां समझाया है कि किस तरह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग सेक्टर के लिए जो है सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट वगैरह का निर्धारण करते हैं। बहुत विस्तृत टॉपिक है, आप लोग चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के मामले में भी आप ये चीज देख सकते हैं कि एनबीएफसी जो होता है ना, उसको बैंक, आरबीआई ये नहीं कहती कि तुम सीआरआर या एसएलआर वगैरह के रूल्स को फॉलो ही करो। हाँ, एक सर्टेन अमाउंट से अगर ज्यादा बड़ी कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज भी आजकल बड़ी होती जा रही है ना, उनका जो टोटल एसेट है वो काफी बढ़ता जा रहा है, तो वहां पर एसएलआर से रिलेटेड कुछ प्रावधान आजकल आरबीआई के गाइडलाइन में आता है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन यहां पर आप एक सिंपल सी बात ये ध्यान रखिए कि बैंकों को तो सीआरआर और एसएलआर की जो लायबिलिटी है उसे पूरी करनी होती है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को इस तरह का कोई लायबिलिटी, इस तरह की कोई मजबूरी उनकी नहीं होती है। ये भी एक बड़ा डिफरेंस है इसमें। अगली क्लास में हम आपसे बात करेंगे कि किस तरह से जो हम नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को रजिस्टर किया जाता है और इनको रेगुलेट किया जाता है, और इससे संबंधित कुछ और भी प्रावधानों पर हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। फिलहाल इस टॉपिक को एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा यहाँ पर और क्या सीखा। तो पहली चीज तो आपको ये बताया कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हमारी इकोनॉमी में एक अच्छा रोल प्ले करती हैं। इसके माध्यम से लोगों को
कर्ज की और कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं, कई बार हाउसिंग की, कई बार कर्ज लेने की, कई बार ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कोई कर्ज लेना है, कई बार जो है किसी को पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन या पावर कोई कंपनी बनानी है, किसी को कंज्यूमर गुड्स लेना है। तो इन सब चीजों में बैंकिंग से अलग यानी बैंकों में जाने की जरूरत नहीं है। इन कंपनियों के माध्यम से आप मदद ले सकते हैं। बाकी आप बैंक से भी ये हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ये जब अलग से बनी है तो कई लोगों का ऐसा अनुभव रहा है कि एनबीएफसी में चूंकि स्पेशलाइज्ड इसी काम के लिए बने तो ज्यादा आसानी से कर्ज वगैरह लोगों को देते हैं। बाकी बैंक भी अपने लेवल पे ये सुविधाएं प्रदान करते ही हैं, जो आप लोग जानते होंगे। तो एक तो ये चीज हो गई, सारे एग्जाम्पल्स देख लिए अपन ने। यहाँ पर मैंने 10 एग्जाम्पल से बताने का प्रयास किया आपको कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज आपके इर्द गिर्द कौन कौन सी हैं। ऐसी सैकड़ों कंपनियां हैं जिनका जिक्र हम यहाँ पर नहीं कर पाए होंगे। फिलहाल एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, तो कंपनी एक्ट 1956 और कंपनी एक्ट 2013, कौन कौन से बिजनेस में ये इन्वॉल्व रहते हैं ये हम लोगों ने देख लिया है ना। लोन्स, एडवांसेज, शेयर्स, स्टॉक्स, हायर परचेज, इंश्योरेंस बिजनेस, चिट फंड बिजनेस, ये सब किसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते ये भी आपको बता दिया। जैसे कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह का जो बिजनेस है उसमें ये इन्वॉल्व नहीं हो सकते। 50-50 टेस्ट के बारे में आपको बता दिया कि भाई टोटल फाइनेंशियल एसेट का 50% टोटल एसेट का 50% फाइनेंशियल एसेट के रूप में होना चाहिए और टोटल इनकम का 50% इनकम फाइनेंशियल जो एसेट है उससे होना चाहिए। तो ये आपका 50-50 टेस्ट हो गया। फिर लास्ट में आपको ये बता दिया हमने कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो है इनमें और बैंकिंग कंपनीज में क्या अंतर होती हैं। तो वहां एक बड़ा अंतर तो आपने ये देखा कि ये जो है डिमांड डिपॉजिट नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज नहीं ले सकती हैं, चेक बुक इशू नहीं कर सकती हैं। इसके अलावा जो है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन की जो डिपॉजिट की गारंटी है वो एनबीएफसी के डिपॉजिट पर नहीं मिल पाता है और साथ ही साथ सीआरआर और एसएलआर की बाध्यता भी इनके ऊपर नहीं होती है। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं एनबीएफसी के दूसरे हिस्से पर। थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे इस क्लास को और हमारे इस वीडियो को ध्यान से सुना, पूरा सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।